आज हम बात करेंगे राजनीतिक आधुनिकरण की। मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आधुनिकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और उसका उद्देश्य होता है आधुनिक समाज की स्थापना करना। और निस्संदेह रूप से राजनीतिक आधुनिकरण की जो संकल्पना है उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देश करती है, जो विशेषकर आधुनिक काल में, खासतौर से यूरोपीय देशों में और वर्तमान में या हाल ही के वर्षों में विश्व के अनेक देशों में हुआ है। ये एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसके बहुत सारे आयाम हैं। पहले जो बात करेंगे मनोवैज्ञानिक स्तर पर, इसमें लोगों के मानक मूल्यों, अभिविन्यासों में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। दूसरी है बौद्धिक स्तर पर, इसमें पर्यावरण के बारे में व्यक्ति की विपुल जानकारी और अधिक साक्षरता जन साधारण संचार के माध्यमों से इस ज्ञान के विसरण की उपेक्षा की जाती है। और तीसरी जो बात है वो जनांकीय स्तर पर इसका निहितार्थ जीवन स्तर में सुधार और नगरीकरण। सामाजिक स्तर पर ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार अन्य प्राथमिक मुद्दों के प्रति निष्ठा की जो भावना है वो केंद्र बिंदु स्वैच्छिक रूप से संगठित और अनुषांगिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाए। पांचवी जो बात है वो आर्थिक स्तर पर, इसमें बाजारी कृषि के विकास, औद्योगिकरण का विकास और आर्थिक कार्यकलाप का व्यापक होना है। अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक आधुनिकरण से क्या अभिप्राय है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की जो मीनिंग डेफिनेशन हम देखें तो बहुत सारे विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकरण की बहुत सारी जो अर्थ हैं, जो परिभाषाएं हैं, जो मीनिंग डेफिनेशन है वो देने का प्रयास किया है। पहले देखें, क्लार्ड वेल्व के अनुसार आधुनिकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य युक्त होती है। और मैं पहले ही बता रहा था कि आधुनिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आधुनिक समाज की स्थापना करता है और साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है। और रॉबर्ट ई वाई के अनुसार आधुनिकरण आधुनिक समाज की तरफ ले जाने वाली एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी प्रमुख विशेषता उसके वातावरण की बौद्धिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित व प्रभावित करने की अभूतपूर्व समर्थता है। जो मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से क्षमता या समर्था की वांछनीयता और परिणाम के बारे में आधारभूत रूप से आशावादी है। एक विद्वान और हुए हैं, कोलमैन, जिन्होंने कहा था कि नगरीकरण व्यापक साक्षरता, अधिक प्रति व्यक्ति आय, विस्तृत भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण, वाणिज्यिकरण की मात्रा में वृद्धि, जनसंचार साधनों का विस्तार आधुनिकरण के प्रयास है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका मानना था कि आधुनिकरण जो मॉडर्नाइजेशन है को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार राजनीतिक आधुनिकरण की प्रक्रिया कई आयाम हैं। प्रथम, मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोगों के मानकों, मूल्यों और अभिविन्यासों में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। द्वितीय बात यह है कि बौद्धिक स्तर पर इसमें पर्यावरण के बारे में व्यक्ति की विपुल जानकारी और साक्षरता और जनसंचार के साधनों में इस ज्ञान के प्रसारण की अपेक्षा की जाती है। तृतीय जो बात है, जनसांख्यिकी स्तर पर इसका निहितार्थ जीवन स्तर में सुधार और लोगों की संचालनशीलता के प्रति प्रगति और नगरीकरण से। चौथी जो बात है, सामाजिक स्तर पर इसमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार और अन्य प्राथमिक गुणों के प्रति निष्ठा की भावना के केंद्र बिंदु को स्वैच्छिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाए। और पंचम है, आर्थिक स्तर पर इसमें कृषि के बजाय औद्योगिकरण के विकास पर बल देना। तो ये प्रश्न उठता है कि आधुनिकरण की जो प्रथम विशेषता है वो राजनीतिक भूमिकाओं, संस्थाओं में उच्च मात्रा का विभेदीकरण, एक केंद्रीकृत और एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास है, जिससे कि विशिष्ट ध्येय और दिग्विन्यास हो। आधुनिकरण की दूसरी विशेषता केंद्रीय प्रशासनिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकलापों का विस्तार तथा उसकी समाज के समस्त क्षेत्रों में क्रमिक व्याप्ति है। तीसरी विशेषता अंतर्निहित शक्ति का समाज के अधिकांश समूह में और अंतोत्गत्वा समस्त वयस्क नागरिकों तक फैलाव। आधुनिकरण का एक लक्षण ये भी है कि परंपरागत विशिष्ट वर्ग दुर्बल पड़ जाता है और शासकों की परंपरागत वैधता कमजोर पड़ जाती है। उसके स्थान पर शासकों के प्रति सैद्धांतिक तथा संस्थागत उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जाती है। वस्तुतः सभी विचारक आधुनिकरण को समाज में परिवर्तन की संपूर्णता संबंधित मानते हैं
किंतु हर परिवर्तन को आधुनिकरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ परिवर्तन समाज को पीछे ले जाने वाले भी हो सकते हैं। अतः आधुनिकरण परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख रहती है। एडवर्ड सिल्स ने समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकरण कहा है और द्वितीय महायुद्धोत्तर चरण औपनिवेशिक साम्राज्य युग की समाप्ति, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में नए स्वतंत्र राज्यों के उदय का विकास कहा गया। सिल्स के अनुसार इन नवोदित राष्ट्रों में स्थित जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति, धर्म आदि की बहुमुखी विभिन्नताओं के बावजूद निरंतर परिवर्तन आधुनिकरण की एक प्रक्रिया सक्रिय है। लगभग सभी नवोदित देश अपने परंपरागत कृषि प्रधान राजनीतिक सामाजिक संरचनाओं के स्थान पर जीवन की आधुनिक शैली की ओर अग्रसित है। अब ये प्रश्न उठता है, सिल्स का भी ये मानना था कि नवोदित राष्ट्रों ने आधुनिकता का जो आदर्श अपनाया, जो परचम लहराया, वह पश्चिम का है, अर्थात आधुनिकरण का उनका मार्ग पश्चिमीकरण का मार्ग है। लेकिन पश्चिम के प्रभाव से या पश्चिम पर निर्भरता से मुक्त रहते हुए भी इस आदर्श को प्राप्त किया जाना। आधुनिकरण पश्चिमीकरण नहीं है। चीन के उदाहरण से तथ्य स्पष्ट हो जाता है। चीन ने पश्चिम की नकल किए बिना ही आधुनिकरण किया है और आधुनिकता को लोकतंत्र के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता। रूस का जार पीटर, टर्की का सुल्तान महमूद और जापान का सम्राट मेजी निश्चित रूप से आधुनिकर्ता थे, परंतु उसे किसी भी रूप में लोकतंत्र का अग्रदूत नहीं कहा जा सकता। समाजों में सामाजिक संचालन, आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप राजनीतिक परिवर्तनों को सामान्यतः राजनीतिक आधुनिकरण का नाम दिया गया। कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकरण सक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का संबंध और राजनीतिक आधुनिकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है जो इतनी लचीली हो कि हर प्रकार की मांग को प्रस्तुत होने के अवसर प्रदान कर सके, किंतु उसमें इतनी शक्ति संपन्नता भी हो कि हर प्रकार की मांग का समुचित ढंग से मुकाबला कर सके और अनुचित मांग को दृढ़ता के साथ ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक व्यवस्था कहा जा सकता है। ये क्लियर और निसंदेह रूप से आधुनिक राजनीतिकरण या राजनीतिक जो विकास का पूर्वगामी है, उसमें मानव जाति निरंतर परिवर्तनशील की प्रकृति से गुजरती रहती है। और इस दृष्टि से 20वीं सदी ने विशेषता ये 20 सदी के उत्तरार्ध ने किसी भी समय को पीछे छोड़ दिया है। 20 सदी में राजनीतिक जीवन परिवर्तन की जिस प्रक्रिया से गुजरा है, परिवर्तन की उस प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ अवधारणा का प्रतिपादन किया है और दो अवधारणा हैं। पहली है राजनीतिक आधुनिकरण और द्वितीय राजनीतिक विकास। राजनीतिक आधुनिकरण और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया जो है परस्पर जुड़ी हुई है। इसमें परस्पर घनिष्ठ संबंध है, लेकिन साथ ही प्रक्रिया कुछ भिन्नता लिए हुए भी। अब प्रश्न उठता है कि आधुनिक राजनीतिकरण, क्लाडवेल के अनुसार आधुनिकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य मुक्त होती है। और वस्तुतः ये मैं ये कहूँ निस्संदेह रूप से प्रत्येक परिवर्तन को आधुनिकरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ परिवर्तन समाज को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे की ओर ले जाते हैं। राजनीतिक आधुनिकरण परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख रहती है और आधुनिकरण पश्चिमीकरण नहीं है। कुछ विकासशील देश ऐसे हैं जो पश्चिमीकरण को अपनाए बिना आधुनिकरण की ओर बढ़े और लोकतांत्रिक व्यवस्था या राजनीति में जनता को सहभागिता आधुनिकरण का एक तत्व है। लेकिन राजनीतिक आधुनिकरण का अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई स्थिति नहीं है। राजनीतिक आधुनिकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है जो इतनी लचीली है कि हर प्रकार की मांग को प्रस्तुत होने के अवसर प्रदान कर सके, किंतु उसमें इतनी शक्ति संपन्नता भी हो कि हर प्रकार की मांग का समुचित ढंग से मुकाबला कर सके और अनुचित मांग को दृढ़ता के साथ ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक कहा जा सकता है। राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, राजनीतिक विकास निस्संदेह रूप से राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण एवं राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लोकीकरण है
जिससे जनता में समानता, राजनीतिक व्यवस्था, कार्य क्षमता, उसकी उपव्यवस्था में स्वायत्ता आ सके। वस्तुतः राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जो वास्तविक रूप से राजनीतिक में जनता को बहुत अधिक सहभागिता की स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी क्षमता होती है कि वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप नवीन लक्ष्यों को प्राप्त करने और नित्य उठने वाले समस्याओं को हल करने में सफलता प्राप्त कर सके, जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न किया जाए और राजनीतिक धर्म और पारस्परिक प्रभावों से मुक्ति हो। अब देखेंगे राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो है वो क्या संबंध है, और निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण के आपसी समीकरण के संबंध में प्रमुख रूप से दो दृष्टिकोण हैं। प्रथम दृष्टिकोण दोनों के परस्पर घनिष्ठ संबंध पर बल देता है और द्वितीय दृष्टिकोण इन दोनों प्रक्रियाओं की भिन्नता पर बल देता है। अब प्रथम दृष्टिकोण इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों ही ऐसी गत्यात्मक अवधारणा हैं जो विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में सहायक होती है। गुन्नार मेडर और लर्नर जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रयास बताया। वोलमैन और लिप्सेट आदि ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय विकसित पश्चिमी और आधुनिक देशों का अध्ययन है और साथ ही उन तौर तरीकों का अध्ययन है जिनका अनुकरण करने का प्रयास विकासशील देश कर रहे हैं। और इसी विचार क्रम को अपनाते हुए लोगों का मानना है कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया का परिणाम है वो निस्संदेह रूप से सामाजिक जीवन के स्तर पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और समाज के आधुनिकीकरण की ये प्रक्रिया सामाजिक जीवन के स्तर पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाती है। इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से प्रेरित और निरूपित होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थिति ही किसी देश को राजनीतिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाती है और इस आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास का पूर्वगामी होता है। लेकिन कुछ अन्य विद्वान इन दोनों प्रक्रियाओं को परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित मानते हुए इस बात पर बल देते हैं कि राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण की भिन्न प्रक्रिया हैं और सर्वप्रथम हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को आधुनिकता और राजनीतिक आधुनिकीकरण से भिन्न प्रक्रिया माना। हंटिंगटन के विचार क्रम को आगे बढ़ाते हुए जागवाराइव का कहना है कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अलावा संस्थाओं संरचना का संस्थाकरण भी हो जाता है और राजनीतिक विकास में राजनीतिक आधुनिकीकरण से अधिक व भिन्न प्रकार का विभिन्नीकरण होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में मौलिक अंतर हैं। इन दोनों का अंतर बताते हुए इन बातों का ध्यान रखा जा सकता है। पहली है राजनीतिक विकास की संकल्पना व्यापक है जबकि राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण एक सीमित अवधारणा है। राजनीतिक विकास राजनीतिक प्रक्रियाओं राजनीति का संस्थापन है जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध राजनीति में संरचनात्मक परिवर्तनों से जिसमें संस्थापन हो आवश्यक नहीं। तीसरी जो बात थी राजनीतिक विकास प्रक्रियाओं से स्वायत्त होता है और जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया से स्वायत्त न होकर उसका एक महत्वपूर्ण पहलू भी होता है। चौथी जो बात थी राजनीतिक विकास की सुनिश्चित अवस्था होती है और राजनीतिक आधुनिकीकरण में क्रम और प्रतिमान ही हो सकते हैं पर सुनिश्चित अवस्थाएं नहीं हो सकती। राजनीति में होने वाले विकास अनिवार्यतः राजनीतिक विकास ही हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसे विकास राजनीतिक पतन भी हो सकते हैं जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण मूलीकृत अवस्था से संबद्ध होता है। राजनीतिक विकास कभी कभी स्थितिकता की स्थिति का बोधक हो सकता है जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण में कभी भी स्थितिकता की स्थिति नहीं होती। इसलिए लुशियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इस विचार भेद का पर्याप्त विस्तार के साथ उल्लेख किया। पाई के अनुसार यदि राजनीतिक विकास का अर्थ और लक्षण समानता क्षमता विभिन्नीकरण लिए जाएं तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के मुकाबले में सीमित बन जाता है। यदि इसका आमंड के द्वारा बताया गया अर्थ और लक्षण भूमिका विभिन्नीकरण उपव्यवस्था स्वायत्तता लौकिकरण लिए जाएं तो राजनीतिक आधुनिकीकरण से अधिक व्यापक अवधारणा बन जाती है। अब नेक्स्ट हम कल देखेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। धन्यवाद।